बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 अक्टूबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि जातीय जनगणना में सरकार ने किया बड़ा खेल, यादवों की संख्या बढ़ने पर मांझी ने उठाए सवाल, पूछा अचानक 14% कैसे हो गए। 1227 करोड़ की लागत से विकसित होंगे 513 उच्च माध्यमिक स्कूल, सिमुलता विद्यालय के लिए 13 करोड़ का आवंटित। 76 में से 35 साल बिहार में पिछड़ों की सरकार, फिर किसने की अति पिछड़ों की हकमारी। बिहार का एक ऐसा गांव जहां लोगों को अब तक नसीब नहीं हुई है सड़क, मरीजों को खाट पर लेटा करके अस्पताल ले जाते हैं ग्रामीण। किस नेता को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं भारत के मुसलमान, सर्वे में चौंकाने वाले आए नतीजे। बिहार के इस कॉलेज में तुगलकी फरमान, लड़के लड़कियों के साथ बैठने, हंसी मजाक करने और बातचीत करने पर लगाया प्रतिबंध। बिहार के सबसे बड़े दवा मंडी में औषधीय विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, जब लाखों की नकली दवा किया बरामद, कारोबारियों में मचा हड़कंप। बिहार में 21,000 नौजवानों का कैरियर दांव पर, ब्लूटूथ डिवाइस से चैटिंग कर रहे थे सिपाही परीक्षा के अभ्यर्थी। 9 महीने बाद जेपी नड्डा का दूसरा बिहार दौरा, जब बीजेपी सांसदों विधायकों संग बैठक, क्या होगा भाजपा का नया दांव। पिंडदान करने गया पहुंचे बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, बोले अगली बार आएंगे तो लगाएंगे दिव्य दरबार। यात्रियों को त्योहार से पहले रेलवे का तोहफा, जब पटना से स्पेशल ट्रेन के परिचालन का फैसला। सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट ने दलित और मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाने की मांग। सरकारी टीचर बनकर के 27 साल से सैलरी उठा रहा था फर्जी मनोज, केवाईसी वेरिफिकेशन ने खोल दिया राज। चोरी की सफारी गाड़ी से घूम रही बिहार पुलिस, नंबर भी नहीं, चालान काटे तो काटे कौन। दिल्ली हावड़ा से बिहार जाने वाली दर्जनों ट्रेन का बदला समय, दुर्गा पूजा और दीपावली के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। 12वीं की परीक्षा के लिए अब इस तारीख तक भर सकते हैं फॉर्म, एक बार फिर से आगे बढ़ी लास्ट डेट। इस दिन आएगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, जाने कहां और कैसे करें चेक। जिसकी जनसंख्या जितनी भारी, उसको उतनी मिले हिस्सेदारी, बीजेपी बोली बिहार को हिंदू राज्य घोषित करे सरकार। बिहार के इस कॉलेज का फरमान, लड़के लड़कियों को नहीं बैठना है साथ, हंसी मजाक करने पर भी नामांकन होगा रद्द। दोस्तों बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद से इसको लेकर के शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी की मांग उठ रही है। जब कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग कर रहा है तो कोई 4 डिप्टी सीएम बनाने के लिए आवाज उठा रहा है। जैसे बीजेपी ने भी बिहार में हिंदुओं की संख्या को लेकर के बड़ी मांग कर दी है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसको उतनी मिले हिस्सेदारी। बचौल ने कहा है कि बिहार में हिंदुओं की संख्या 81% से अधिक है। ऐसे में नीतीश सरकार बिहार को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, जहाँ हिंदुओं के मुद्दे को प्रमुखता से रखी जाए, जहाँ सभी जगह हिंदुओं का बोलबाला हो। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से राज्य में मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, ये भी चिंता का विषय है। जी हाँ, मुसलमान की संख्या बढ़ने पर सवाल उठाते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि बिहार सरकार का परिवार नियोजन और हेल्थ कार्ड कहाँ चला गया कि मुसलमानों की संख्या इतनी बढ़ गई। ये गंभीर विचार का विषय है, जहाँ अगर समय रहते नहीं संभले तो फिर आने वाले 40 से 50 सालों में बिहार में जाति नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। जय नीतीश और लालू ने अपना अंतिम दांव चलाया है जो चलने वाला नहीं है।
दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा लिए गए शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि जल्द ही शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 14 अक्टूबर तक बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा लिए गए शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो सकता है। रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। जब रिजल्ट बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जारी किया जाएगा, जिसे कैंडिडेट्स अपने रोल नंबर और जन्म तिथि के जरिए चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन पूरे प्रदेश में यानी कि पूरे बिहार में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर 24 अगस्त से 26 अगस्त तक 2 पालियों में किया गया था। पहली शिफ्ट में परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट में परीक्षा दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक हुई थी। जहाँ शिक्षकों के 1,70,461 पदों पर बहाली के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था। वहीं 4 से 15 सितंबर के बीच डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम हुआ था। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार बोर्ड 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीएसईबी ने क्लास 12वीं की परीक्षा 2024 के लिए फॉर्म भरने या फिर रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी है। जब वे कैंडिडेट्स जो किसी भी वजह से अब तक अप्लाई नहीं कर पाए हों, वे फटाफट आवेदन कर दें। नोटिस में दी गई जानकारी के मुताबिक अब 11 अक्टूबर 2023 तक फॉर्म भरा जा सकता है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने एक्स यानी कि ट्विटर पर यह जानकारी दी है। जहाँ बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा फॉर्म भरने के लिए इस वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.seniorsecondary.biharboardonline.com। हालांकि ये काम स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा होगा, तो फिर छात्रों को अपने स्कूल में संपर्क करना होगा। आपको बता दें कि पहले आवेदन की लास्ट डेट 22 सितंबर तक आगे बढ़ा दी गई थी। अब एक बार फिर से लिंक खोल दिया गया है और नई लास्ट डेट 11 अक्टूबर 2023 कर दी गई है। यह बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा 2024 के लिए आवेदन करने में किसी प्रकार की समस्या हो तो फिर इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर है 061222300039। जहाँ इसके अलावा इस संबंध में या फिर परीक्षा से संबंधित किसी और विषय की जानकारी पाने के लिए बिहार बोर्ड ऑनलाइन बिहार.gb.in पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार महंगाई कंट्रोल करने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रही है। जहां इसी के तहत सरकार ने अगले महीने में एलपीजी सिलेंडर के दाम भी 200 रुपये कम कर दिए थे। जहां अब सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए एलपीजी सब्सिडी बढ़ा करके 300 रुपये कर दी है। जब पहले लाभार्थियों को यह सब्सिडी 200 रुपये प्रति सिलेंडर मिलती थी, अब इसे बढ़ा करके 300 रुपये करने की घोषणा की गई है। जहां सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि उज्ज्वला लाभार्थी फिलहाल 14 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के लिए 703 रुपये लेती है, जबकि इसका बाजार मूल्य 903 रुपये है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्माण के बाद उन्हें सिलेंडर 603 रुपये मिलेगा। इस योजना के तहत अगले 3 साल में महिलाओं को 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। जब 75 लाख नए कनेक्शन के साथ ही योजना के तहत लाभान्वित होने वाले कुल महिलाओं की संख्या बढ़कर के 10,35,00,000 हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं। जब बीजेपी ने मुजफ्फरपुर में उनकी रैली की तैयारी शुरू कर दी है। अमित शाह की जनसभा के लिए स्थल का चयन भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गुरुवार तक जगह का चयन कर लिया जाएगा। जहाँ इसके बाद उनके आगमन की तिथि घोषित कर दी जाएगी। जहाँ अमित शाह के अगले महीने यानी कि नवंबर में बिहार आने की संभावना है। जब मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा के लिए पताई हवा अड्डा, पुलिस लाइन समेत कई जगहों के लिए विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। जब बीजेपी सूत्रों के अनुसार गुरुवार तक सभा स्थल का चुनाव कर लिया जाएगा। या इसके बाद जल्द ही अमित शाह के दौरे की तारीख फाइनल कर दी जाएगी। जब लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह के आगमन को लेकर के उत्साहित बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उनके दौरे की तैयारी में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि अमित शाह का मुजफ्फरपुर दौरा करीब 8 साल बाद होगा। जहाँ इससे पहले वे 2015 में यहाँ आए थे। जहाँ हालांकि उस समय उन्होंने कोई भी रैली नहीं की थी, सिर्फ पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक में पार्टी नेताओं के अलावा अन्य लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। जहाँ इस बार वे मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जब बीजेपी के इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुजफ्फरपुर जिले की दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी जताना है और बिहार की राजनीति को दिशा देना है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में हेट स्पीच यानी कि भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं की कमी नहीं है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे नेताओं की संख्या 12 है। जहाँ इनमें 3 सांसद और 9 विधायक हैं। जहाँ सांसदों में 3 भाजपा के हैं तो फिर विधायकों में भाजपा के साथ राजद के लोग भी हैं। जहाँ देश में ऐसे 107 सांसद विधायक हैं जिनके खिलाफ हेट स्पीच के केस दर्ज हैं।
33 सांसदों में सर्वाधिक 22 भाजपा के हैं। देश में भड़काऊ भाषण देने वाले विधायकों की संख्या 74 है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स यानी कि एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि राजनीतिक दलों ने आरोपी उम्मीदवारों को टिकट देकर के हेट स्पीच की परिस्थितियों को बढ़ावा दिया है। गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अशोक कुमार यादव तीनों भाजपा के 2 केंद्र सरकार में मंत्री हैं। वहीं पर विधायक प्रेम कुमार गया के, डॉक्टर सुनील कुमार बिहार शरीफ, जीवेश कुमार के दरभंगा, प्रमोद कुमार मोतिहारी सभी भाजपा के हैं। वहीं पर शकील अहमद खान कदवा कांग्रेस के हैं, मंजू अग्रवाल गया के हैं, तेजस्वी यादव राघोपुर, भाई वीरेंद्र मनेर, अख्तरुल इस्लाम शाहीन समस्तीपुर सभी राजद के हैं और ये सभी लोग हेट स्पीच देने के आरोपी बनाए गए हैं। धारा 8, अगर कोई भाषण की स्वतंत्रता का अवैध उपयोग करके दोषी ठहराया जाता है तो फिर के चुनाव लड़ने पर रोक। धारा 123A 125 चुनावी प्रक्रिया में विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय के आधार पर आपसी मनमुटाव को रोकना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस की कारनामे बराबर उजागर होते रहते हैं। इसके बावजूद भी कुछ ऐसी पुलिस पदाधिकारी भी हैं जिन्हें शायद कोई मतलब ही नहीं है। ताज़ा मामला बिहार के सीतामढ़ी जिला के रीगा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। रीगा थाने की पुलिस चोरी वाली सफारी गाड़ी में एसी चला करके घूमती है, नंबर प्लेट तक नहीं है, ऐसे में कभी चालान भी नहीं कट पाएगा। बताया जा रहा है कि पुलिस इस सफारी गाड़ी का उपयोग कई महीनों से कर रही है। जब 2019 में ही इस गाड़ी को जब्त किया गया था, या तब से ही नंबर नहीं है। या आराम से थाने की पुलिस इस एसी वाली गाड़ी में घूमती है। सरकारी गाड़ी में शायद ये सुविधा थानेदार को नहीं मिलती है। इस सफारी गाड़ी को रमनानगर से जब्त किया गया था। जब बताया जाता है कि थाने में इसकी एंट्री भी है, जबकि थानाध्यक्ष ने इस पर कुछ नहीं कहा है। या तत्कालीन थानाध्यक्ष सुभाष मुखिया के अनुसार गाड़ी चोरी की है। जहाँ इस संबंध में रीगा थाना प्राथमिकी कांड संख्या 274/19 दर्ज है, जिसमें इस गाड़ी का चेचिस और फिर इंजन नंबर अंकित है। इतना होने के बावजूद भी यहाँ के थानाध्यक्ष राम इकबाल प्रसाद कहते हैं कि सफारी के बारे में कोई भी FIR दर्ज नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं कि सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट के महासचिव शाहजहां शाद ने जातीय जनगणना रिपोर्ट आने के बाद दलित और मुसलमानों को बिहार का डिप्टी सीएम बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट हो गया है कि पिछड़े दलित और फिर मुसलमानों को उनके हक के हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। जब बिहार में लगभग 18% मुसलमानों की आबादी में 5 मंत्री हैं, जब वह 14% यादव की जनसंख्या में 13 मंत्रालय तेजस्वी यादव ने रखा है। वहीं 15% सवर्णों में 6 मंत्री का होना इस बात का प्रमाण है कि नीतीश कुमार का नारा जिसकी जितनी आबादी सत्ता में उसकी उतनी हिस्सेदारी महज जुमला है। अगर नीतीश कुमार की कथनी और फिर करने में फर्क नहीं है तो फिर फौरन एक दलित डिप्टी सीएम और बिहार के सबसे पिछड़े इलाके सीमांचल से एक मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाया जाए। जहां आने वाले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में आबादी के हिसाब से मुसलमान और दलित को प्रतिनिधित्व करने का मौका देने की मांग की है। सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट के महासचिव ने कहा कि माय समीकरण में मुस्लिम की आबादी यादवों से ज़्यादा है तो फिर उनकी भागीदारी भी अधिक होनी चाहिए। जब मुस्लिम अब बंधुआ नहीं रहे हैं, जब वे राजनीतिक रास्ता बनाना सीख चुके हैं, जब पिछले विधानसभा चुनाव में इस बात की चेतावनी मुस्लिम वोटरों ने खुले तौर पर दे दी है। दोस्तों बिहार के पूर्णिया में 700 साल पुराना एक मंदिर है। इस मंदिर की देखभाल जैन धर्म के लोग करते हैं, जहाँ जैन धर्म के लोगों के द्वारा ही की जाती है। मंदिर के पंडित दुर्गेश झा बताते हैं कि ये भैरव मंदिर पूर्णिया का आप रूपी मंदिर है जो काफ़ी प्राचीन है। उन्होंने कहा कि इस मंदिर में पूजा करने के दौरान भक्तों को भगवान भैरवनाथ को स्पर्श करने से पहले अपने मुंह पर पट्टी बांधनी पड़ती है। आगे बताया है कि मुंह पर पट्टी बांध करके पूजा करने की वजह यह है कि इंसानों के मुंह से निकलने वाली दुर्गंध और विकार भगवान तक ना पहुंच पाए। इसलिए इस परंपरा को बरकरार रखने के लिए इस मंदिर में मुंह पर पट्टी बांध करके पूजा की जाती है। जब मंदिर कमेटी के सचिव संजय कुमार सचेती, पुजारी दुर्गेश झा, आशुतोष दुबे एवं अन्य ग्रामीणों ने बताया है कि ये भैरवनाथ का मंदिर है। मंदिर की मान्यता है कि यदि कोई भी भक्त यहाँ प्रसाद चढ़ाता है तो फिर उसे प्रसाद को मंदिर में ही खाना पड़ता है। यदि प्रसाद चढ़ाने के बाद कोई भक्त बिना पूछे ये मन से प्रसाद बाहर लेकर के चला जाता है तो फिर उसकी मुश्किलें बढ़ जाती है। जहाँ कई तरह की अप्रिय घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इसीलिए इस मंदिर की परंपरा रही है कि मंदिर में पूजा करने के बाद चढ़े प्रसाद को मंदिर प्रांगण में ही खा करके ख़त्म किया जा सकता है। जब पंडित दुर्गेश झा दावा करते हैं कि एक भक्त ने आज से 15 साल पहले यहाँ का चरा प्रसाद बाहर ले जाने का प्रयास किया था। जब उसने भगवान भैरवनाथ की पूजा की और फिर मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, फिर बिना बताए हुए प्रसाद लेकर के घर जाने लगा। इस दौरान उन्हें घर जाते जाते कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब फिर वे वापस आए और मंदिर में आकर के दोबारा प्रसाद चढ़ा करके क्षमा प्रार्थना की, जिसके बाद उनकी मुश्किलें कम हुई।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार ने जातिगत जनगणना के को मुकाम तक पहुंचा करके इतिहास रच दिया है। आज़ादी से पहले 1931 में इस प्रकार की गणना हुई थी, जहाँ उस समय बिहार, झारखंड, उड़ीसा एक ही राज्य थे। जहाँ 2011 में केंद्र सरकार ने देश में सामाजिक आर्थिक जनगणना कराई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक जारी नहीं हो सकी है। यह 2011 के बाद 2 राज्यों ने भी जाति गणना कराई, लेकिन वे रिपोर्ट जारी नहीं कर सके। इस अर्थ में बिहार आज़ादी के बाद देश में पहला राज्य है जिसने न केवल जातीय, सामाजिक और फिर आर्थिक गणना सफलतापूर्वक करा ली, बल्कि उसके जाति आधारित आंकड़े की पहली किस्त भी जारी कर दी है। इस रिपोर्ट से इंडिया गठबंधन के जाति आधारित जनगणना कराने की मांग को बल मिलेगा या केंद्र सरकार पर दबाव भी बनेगा। विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है कि सामाजिक आर्थिक गणना की रिपोर्ट कुछ दिन बाद जारी की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा विभाग बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जी हाँ, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक रोज नए दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। लगातार बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में भागलपुर की जिला शिक्षा अधिकारी ने भी एक नया निर्देश जारी किया है और फिर उसको लागू करने के लिए अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं। यह दरअसल 1ली से 5वीं तक के बच्चों को जो स्कूल आने से कतराते हैं उनके लिए एक अच्छी पहल की जा रही है। उनको स्कूल आने के लिए खेल के माध्यम से पढ़ाने की एक नई कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में अब सरकारी विद्यालय में कठपुतली के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। जी हाँ, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया है कि छोटे छोटे बच्चों को कठपुतली यानी कि गुड्डे गुड़ियों से खेलने का काफ़ी शौक होता है। अगर इस चीज़ को पढ़ाई में उतार दिया जाए तो फिर बच्चे खेल खेल की भावना से स्कूल पहुँचने लगेंगे या खेल खेल में उनकी पढ़ाई भी हो जाएगी और फिर उनका मनोरंजन भी होगा। या इससे बच्चों में स्किल डेवलपमेंट जल्द हो जाएगा। जहाँ इसकी तैयारी की जा रही है, कठपुतली को बनाया जा रहा है। वहीं शिक्षकों को भी दिशा निर्देश दिया गया है कि नए एक्टिविटीज़ के साथ बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि बच्चे जल्द ही किसी भी चीज़ को सीख पाए। हालांकि जब से बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है स्कूल में, तब से स्कूलों में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी जरूर आई है, लेकिन जिले के कुछ स्कूलों में संसाधनों की कमी के कारण अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर के शिक्षा अधिकारी लगातार इस पहल में लगे हुए हैं कि उसको बेहतर किया जाए ताकि बच्चे अपने भविष्य को संवार सके। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह ने कहा कि ये उम्मीद करते हैं कि गन्ना के बारे में आ रही शिकायतों का सरकार निराकरण करे। जहाँ मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि हम पासी जाति के हैं, जहाँ हमारी जाति के लोगों का फोन आ रहा है कि उनकी संख्या कम बताई जा रही है, लेकिन वे निजी तौर पर इस तरह के विवाद को गलत मान रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी इस गन्ना के पक्ष में है। यह संख्या के बारे में जो शिकायतें आ रही है सरकार उस पर गौर करें। उन्होंने ताजा आंकड़े के आधार पर पिछड़े, अति पिछड़े और फिर अनुसूचित जातियों के विकास के लिए योजनाएं बनाने की मांग की है। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कायस्थ जाति की कम संख्या पर आपत्ति प्रकट की है। यह संकेत ये भी है कि जाति आधारित गणना की प्रक्रिया को कोर्ट में चुनौती दी जाए। संकेत ये भी है कि जाति आधारित गणना की प्रक्रिया को कोर्ट में चुनौती दी जाए। अति पिछड़ों की आबादी सबसे अधिक 36% बताई गई है, मगर उनके बीच में से विरोध के स्वर उठ रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के एक कॉलेज का अजब गजब फरमान जारी हुआ है। फरमान सामने आया है, मामला बिहार के सीवान जिले का है। जेडीए इस्लामिक पीजी कॉलेज के प्राचार्य ने फरमान जारी करते हुए कहा है कि एक छात्र छात्राएं बैठे या फिर हंसी मजाक करते दिखे तो उसका नामांकन रद्द हो जाएगा। इससे संबंधित पत्र बीते मंगलवार यानी कि 30 अक्टूबर को जारी कर दिया गया है। अब पत्र सामने आया है जिसके बाद इसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है। सीवान के जेडीए इस्लामिक कॉलेज के प्राचार्य इदरीस आलम के द्वारा जारी किया गया पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्र में लिखा गया है कि सूचित किया जाता है कि अगर छात्र तथा छात्राओं को साथ में यानी कि एक साथ बैठे हंसी मजाक करते हुए महाविद्यालय परिसर में देखा जाएगा तो फिर उसके नामांकन को रद्द कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि धारा 29 और 30 के अंतर्गत स्थापित ये एक अल्पसंख्यक महाविद्यालय है। या इसके सारे प्रबंधन का अधिकार शासी निकाय में निहित है। जहाँ कुछ दिनों पहले कॉलेज की 2 छात्राओं के बीच मारपीट हुई, क्लासरूम और फिर सड़क पर मारपीट का वीडियो सामने आया था। जहाँ शायद इसी को लेकर के कॉलेज के प्राचार्य ने इस तरह का फरमान जारी किया है। वहीं इस तुगलकी फरमान के बाद जदिया इस्लामिक पीजी कॉलेज के प्राचार्य इदरीस आलम ने
फोन पर हुई बातचीत में कहा कि ये कोई बड़ा मामला नहीं है। जब कुछ दिनों पहले लड़कियों में मारपीट हुई थी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर था, जहां हम लोगों ने बच्चों को डराने के लिए इस तरीके का पत्र जारी किया है। हालांकि ये पत्र गलत है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, इसका मुझे एहसास है। इस पूरे मामले पर सिवान के डीएम मुकुल कुमार गुप्ता ने कहा है कि ये मामला अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि इंडियन रेलवे की तरफ से यात्रियों को समय समय पर कई सुविधाएं दी जाती है। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यात्रियों को एक और खास सुविधा देने का फैसला किया है, जिसका फायदा सीनियर सिटीजन्स के साथ में दिव्यांगजनों को भी मिलेगा। इन सभी लोगों के सफर को आसान बनाने के लिए रेलवे की तरफ से कई प्लान बनाए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि हाल ही में इंडियन रेलवेज व्हील चेयर का इस्तेमाल करने वाले सीनियर सिटीजन्स की सुविधा के लिए ट्रेनों में रैंप बनाने का फैसला किया है। जी हाँ, रेल मंत्री ने बताया है कि इस रैंप का इस्तेमाल चेन्नई रेलवे स्टेशन पर किया जा चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस बार रेलवे ने ट्रेनों में रैंप बनाने का फैसला किया है, जिससे सीनियर सिटीजन्स और फिर दिव्यांगजनों को काफ़ी फायदा मिलेगा। इसके साथ ही टिकट बुकिंग करते समय यात्रियों की व्हील चेयर की जरूरत को पूरा करने में भी तेजी से काम किया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अभी फिलहाल वंदे भारत ट्रेनों में ये रैंप बनाए जा रहे हैं, जब बाद में अन्य ट्रेनों में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मंत्री ने बताया है कि रैंप को ट्रेन के दरवाजे पर आसानी से लगाया जा सकता है। इसकी चौड़ाई और फिर कम ढाल की वजह से व्हील चेयर का आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। रेलवे विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि इसकी टेस्टिंग के दौरान यात्रियों से काफ़ी पॉजिटिव और फिर उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिली थी। इसी वजह से रेलवे इसको लेकर के जल्द ही अन्य ट्रेनों में भी लगाने का फैसला बना रही है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को नेहरू पथ स्थित दरगाह हजरत शाह जलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी। उन्होंने बड़े अदब और एहतराम के साथ दरगाह हजरत शाह जलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चादर पोशी की तथा अकीदत के फूल पेश किए। इस अवसर पर इमाम मौलाना ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्य की सुख शांति एवं समृद्धि के लिए दुआएं कराई। जब मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों के बीच आपसी मेल जोल, भाईचारा और फिर सद्भाव के रिश्तों को मजबूत किए जाने की भी दुआ मांगी है। दरगाह हजरत शाह जलील शहीद रहमतुल्लाह अलैह के प्रबंधक समिति की तरफ से मुख्यमंत्री को अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत किया है। जब वहीं इस अवसर पर वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह सहित कई नेता और फिर अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने फुलवारी शरीफ में स्थित हजरत मखदूम सैयद शाह पीर मोहम्मद मुजीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर चादर पोशी की थी और फिर राज्य में अमन, चैन एवं तरक्की की दुआएं मांगी थी। जब वहीं इस दौरान पास में खड़े मौलवी ने दुआओं में कहा कि जो खिदमत बिहार वासियों को मिली है वो पूरे भारत को मिले। जहां आपकी तवज्जो से जो सूबे का 18 साल से वजीर आला रह सकता है, वह आपकी तवज्जो से भारत का वजीर आजम बन जाए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने जातीय गणना आंकड़े पर सवाल उठाया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि सरकार ने जातीय गणना की जिस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है, जब उसमें बहुत सारी खामियां हैं और सरकार से पूछा है कि आखिर यादवों की संख्या अचानक 4% से 14% कैसे हो गई। जीतन राम मांझी ने यादव की बड़ी संख्या पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछली बार 1931 में जब जाति गणना हुई थी तो उस वक्त यादव जाति के लोगों की संख्या बिहार में महज 4% से कुछ अधिक थी, लेकिन इस जाति गणना में यादवों की संख्या 14% से अधिक बताई जा रही है। यादव जाति के लोगों की संख्या इतनी कैसे बढ़ गई है और फिर दूसरी जाति के लोगों की संख्या कम कैसे हो गई है। यादव के सभी उपजातियों को एक साथ मिला करके गणना कर दी गई है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि कई जातियां हैं जिनका कोड एक होना चाहिए था, लेकिन उसे अलग अलग कर दिया गया है। जब भुइया और फिर मुसहर का कोड एक होना चाहिए था। सर्वदलीय बैठक में इन सब चीज़ों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवगत भी कराया गया है। जब वही संख्या के आधार पर सत्ता में हिस्सेदारी के सवाल पर जीतन राम मांझी ने कहा है कि अब जब जाति गणना हो गई है तो फिर जिसकी जितनी संख्या है उसे उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 513 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में शैक्षणिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 64 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रत्येक विद्यालय के लिए 2 करोड़ 37 लाख रुपए का आवंटन किया है। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण के प्राक्कलन में प्रति वर्ग फीट के निर्माण की लागत 1841 रुपए तय की गई है, जहाँ 4 दीवारें एवं उपस्कर सहित इसके निर्माण की लागत 2409 रुपए प्रति वर्ग फीट निर्धारित की गई है। जहाँ 513 उत्क्रमित उच्च
माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए कुल 1217 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम को 551 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। बचे हुई राशि अभी निगम को जारी किए जाना बाकी है। दोस्तों बात करेंगे कि जातिगत गणना की सर्वे रिपोर्ट जारी होने के बाद पिछड़ों को उनके वाजिब हक दिए जाने की बात मुखरता से उठाई जा रही है। खास वर्गों को लक्षित करके हकमारी की बात उठाई जा रही है, लेकिन इसके साथ ही ये भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या अभी जो पार्टियां हकदारी की आवाज उठा रही है वह हकीकत बयां कर रही है। या दरअसल बड़ा सच यही कि बिहार में सत्ता के शीर्ष पर बीते 76 सालों में 35 सालों तक पिछड़े और अति पिछड़ों के वर्ग के लोग ही सत्ताधीश रहे हैं। जब बीते 35 सालों में सत्ता 7 लोगों के बीच बढ़ी है। पिछड़े वर्ग से दारोगा प्रसाद राय 310 दिन, सतीश प्रसाद सिंह 5 दिन तथा बीपी मंडल 51 दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। सत्ता के शीर्ष पर केवल एक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग से रहे, जहां वे 2 साल 98 दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इन 76 सालों में एक मौका अल्पसंख्यक समाज से अब्दुल गफूर को भी मिला था और वे 1 साल 283 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे बिहार के। जब बीते 76 सालों में अनारक्षित श्रेणी के मुख्यमंत्री बने और फिर उनका शासन करीब 37 साल 197 दिनों तक चला। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने सोमवार को जाति आधारित गणना सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी है। जहाँ इसमें खुलासा हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी राज्य की कुल आबादी का 63% है। जहाँ राज्य की कुल जनसंख्या 13 करोड़ से अधिक है, जिनमें से 36% के साथ ईबीसी सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है। इसके बाद 19% अनुसूचित जाति के लोग की संख्या है। ऐसे में एक बार फिर से जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात उठने लगी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करके अगले साल होने वाले आम चुनाव को रोचक बना दिया है। जहां इधर बीजेपी को पूरा भरोसा है कि वह एक बार फिर से पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार जीत दर्ज करने जा रही है। जहां इन सब के बीच आम चुनाव को लेकर के तमाम सर्वे भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में सामने आए एक सर्वे में ये सवाल किया गया है कि आखिर मुस्लिम किस नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसके नतीजे चौंकाने वाले आए हैं। जहाँ इंडिया टीवी और CNN के सर्वे में सामने आया है कि देश का 52% मुसलमान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं सिर्फ 3% मुस्लिम चाहते हैं कि पीएम मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा 8% मुस्लिम ने ममता बनर्जी को वोट दिया है, जबकि 6% मुस्लिम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुना है। जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए 14%, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के लिए 8%, ओबीसी के लिए यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी 5 और 4 से अन्य का विकल्प चुना है। इसके अलावा जब दलितों के बीच ये सवाल पूछा गया कि कौन पीएम बने तो मायावती को 10% वोट मिला। इसके अलावा 58% लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी को चुना और कहा कि उन्हें ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। राहुल गांधी को 20%, कांग्रेस चीफ खड़गे को 2% तो ने वोट दिया है। आपको बता दें कि चुनावी एजेंसी ने दावा किया है कि ये सर्वे बिहार में हाल ही में हुए जातिगत जनगणना के बाद करवाया गया है। इसके अलावा ओबीसी वर्ग 64% लोगों ने कहा कि पीएम मोदी को फिर से अगले चुनाव में प्रधानमंत्री बनना चाहिए। या वहीं 15% लोगों ने राहुल गांधी को, 5% लोगों ने अखिलेश यादव को और 3% लोगों ने अरविंद केजरीवाल को और 3% लोगों ने नीतीश कुमार को चुना है। 10% लोगों ने अन्य को वोट दिया है। आपको बता दें कि ये सर्वे 12 राज्यों की 48 लोकसभा सीटों पर कराया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना के सबसे बड़े दवा मंडी में औषधि विभाग की टीम ने छापेमारी की है। दरअसल गोविंद मित्रा रोड स्थित दवा मंडी में बुधवार को औषधि विभाग की छापेमारी हुई है, जिसमें लगभग 1 लाख रुपए की नकली और फिर रखरखाव में अनियमितता बरती गई दवा को बरामद किया गया है। साथ ही 3 लाख रुपए ऐसे मिले जिसका बिल औषधि विभाग की टीम ने को प्रस्तुत नहीं किया गया। जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई औषधि विभाग को प्रतिबंधित दवा को बेचने की सूचना मिली थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए औषधि विभाग ने दवा मंडी में छापेमारी की, जहाँ टीम ने नकली दवाओं को भी बरामद किया है। जहाँ औषधि विभाग ने लेजर लाइट से जांच की जिसमें दवाइयां नकली पाई गई। या वहीं इस कार्रवाई के बाद दवा मंडी में हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए औषधि विभाग निरीक्षक जसवंत कुमार झा ने बताया है कि नारकोटिक से मिली जानकारी पर दवा मंडी में छापेमारी के लिए पहुंचे थे, जहां महिमा पैलेस के श्री कृष्ण फार्मा एजेंसी और फिर उनके गोदाम को खंगाला गया। जब दवाओं की जांच में उन दवाओं को संदिग्ध पाया गया, औषधि विभाग ने कार्रवाई करते हुए उन दवाओं को जब्त कर लिया गया है। वहीं जिन दवाओं को मानक तापमान पर सुरक्षित रखा जाना था, उनमें भी काफ़ी अनियमितता इन दुकानों की तरफ से बरती जा रही है। जहाँ इस मामले में भी कार्रवाई हुई है। औषधि विभाग के 4 टीम ने छापेमारी की है। जहाँ इस मामले की जानकारी देते हुए औषधि नियंत्रक जसवंत कुमार झा ने बताया है कि 2 दुकान जय कृष्ण फार्मेसी और फिर जय लक्ष्मी फार्मेसी के साथ साथ
उनके 2 गोदाम में छापेमारी की गई है, जहां से लाखों की दवाएं बरामद हुई है और जहां फिलहाल सभी के सैंपलों की जांच के लिए भेजा जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की नीतीश सरकार द्वारा जारी जातीय जनगणना की रिपोर्ट को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्षी लगातार नीतीश कुमार सरकार पर जातीय गणना के आंकड़ों में हेराफेरी करने का आरोप लगा रही है। इस बीच राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना पर आपत्ति है तो फिर प्रधानमंत्री से मिलकर के कहें कि वे जातीय गणना करा दें। ये तो जनगणना करा नहीं रहे हैं, जहाँ एक कॉलम ही तो जनगणना में जोड़ा जाना है। जो लोग जातीय गणना करा रहे हैं उन पर आपत्ति पेश कर रहे हैं और जो नहीं करा रहे हैं वे लोग वाह कर रहे हैं। जब बुधवार को दिल्ली से बिहार लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में ये बातें कही है, जब उन्होंने कहा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जहां बेहतर काम कर रही है वहां कार्रवाई की जा रही है, जहां वहां बदनाम करने का काम किया जा रहा है। जातीय गणना से भाजपा के लोग खौफ में हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार की ओर से जारी जातिगत जनगणना रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है, जहां उन्होंने कहा है कि सरकार को जाति आधारित गणना की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। लोगों को बताया जाना चाहिए कि कितने घरों में सर्वे कराए गए और फिर कितने लोगों से हस्ताक्षर किए गए। वहीं दूसरी ओर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन ने कहा कि अति पिछड़े समाज की भारी संख्या देख करके भाजपा के नेता अब इस समाज पर डोरे डालने की रणनीति में जुट गए हैं। पर हकीकत यह है कि जातिगत जनगणना को रोकने के लिए भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। जब भाजपा ये जान ले कि काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती है, उन्होंने आरोप लगाया है कि इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा ने अति पिछड़े समाज के नेताओं को कभी कोई महत्व मंत्रालय में नहीं दिया है, जब भाजपा का एकमात्र उद्देश्य अति पिछड़ा नेताओं को वोट बैंक तक सीमित रखना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार और नेपाल को भरपूर पानी और बिजली मिलता है, जिससे बाढ़ का संकट दूर होता है। आपको बता दें कि कोसी हाई डैम के निर्माण से न केवल बिहार और नेपाल को बाढ़ से राहत मिलती है, बल्कि नेपाल और बिहार की बिजली जरूरतें भी पूरी होती है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद 5500 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होता है। यही नहीं, बिहार में लगभग 10 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। साथ ही नेपाल के 5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूभाग में सिंचाई के लिए पानी पहुंचता है, लेकिन पूरी योजना अब भी कागजों पर ही दौड़ रही है। जब बिहार की तमाम कोशिशों के बाद भी पूरी प्रक्रिया डीपीआर तक ही उलझ करके रह गई है। जब बिहार की पहल पर पिछले 2-3 सालों में इस दिशा में तेजी आई है, जब उसने भारत सरकार पर दबाव बनाया और फिर नेपाल से बातचीत करने के लिए बार बार अनुरोध भी किया। जैसे भारत नेपाल के बीच वार्ता का नया दौर शुरू हुआ, पर परिणाम कुछ खास निकल कर सामने नहीं आया। यह कमला और बागमती योजना जोड़ने से भी आपको बता दें कि अगस्त 2004 में संयुक्त परियोजना कार्यालय खोलने के समय योजना के सर्वेक्षण, अनुसंधान और फिर डीपीआर तैयार करने के लिए भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने 30 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी थी, जिसमें से 30 माह का समय दिया गया था। इस काम को फरवरी 2007 तक पूरा कर लेना था, लेकिन इस अवधि में नेपाल में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के कारण कार्यों की प्रगति काफी धीमी रही। साथ ही अध्ययन के स्कोप में वृद्धि भी कर दी गई है। इस परियोजना में कमला जलाशय योजना एवं बागमती योजना के संभाव्यता अध्ययन के कार्य को भी संयुक्त परियोजना कार्यालय के कार्य से जोड़ दिया गया है। इसके बाद 2013 तक डीपीआर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच कार्य की राशि 30 करोड़ रुपए से बढ़कर के 88 करोड़ भी हो गई है, लेकिन काम पूरी नहीं हो पाया है। दोस्तों बात करेंगे कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज सोमवार को शाम विशेष चार्टर्ड विमान से गया हवाई अड्डे पहुंचे। जैन की अगुवाई में सांसद मनोज तिवारी 2 घंटे तक पहले से ही हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहे थे। बाबा बागेश्वर धाम को देखने के लिए उनके भक्तों की काफ़ी भीड़ हवाई अड्डे के बाहर लगी थी। जब बाबा बागेश्वर हवाई अड्डे से सड़क मार्ग द्वारा एक वाहन पर सवार होकर के बोधगया में स्थित एक होटल में पहुंचे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस वाहन पर बैठे हुए थे उसे मनोज तिवारी ड्राइव कर रहे थे। जब होटल पहुंचने पर भक्तों ने उनका भव्य स्वागत किया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 3 अक्टूबर को पिंडदान करने के बाद वो वापस चले गए। जाने के पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे अगली मर्तबा आएंगे और दिव्य दरबार लगाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने मंगलवार को कहा कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने से
तकलीफ में भाजपा है, जब भाजपा तकलीफ में है, जबकि स्थिति यह है कि जाति आधारित गणना से जुड़े हुए आंकड़े सामने पर आने पर दलित, पिछड़ा और फिर अति पिछड़ा समाज उत्साह से भरा है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा द्वारा जाति आधारित गणना के काम में अड़ंगा लगाने की कोशिश की जा रही थी, जब वही नीतीश कुमार ने सामाजिक न्याय को पूर्ण रूप से स्थापित करने की दिशा में पहल की है। आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जनसंख्या के आधार पर नए सिरे से हिस्सेदारी तय होनी चाहिए, जब समाज में गैर बराबरी को खत्म करने को लेकर के अनुपातित हिस्सेदारी का निर्धारण बहुत जरूरी है। वहीं पर जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने मंगलवार को कहा कि जाति आधारित गणना की सफलता से भाजपा के सीने पर सांप लौट रहा है। इसे रोकने को लेकर के भाजपा तमाम हथकंडे को फैला करके नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस काम को सफल किया है। राजीव रंजन ने कहा है कि भाजपा को ये यकीन नहीं हो रहा है कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिस अति पिछड़े समाज को भाजपा के लोग अपने पैरों की जूती और फिर अपना गुलाम समझते थे, जब उनके आगे बढ़ने की बात सोचकर ही भाजपा को सदमा लग गया है। इसी अवसाद में भाजपा के नेता उत्पटांग बयान दे रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन के परिचालन का निर्णय लिया है, जहां पटना से राजगीर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे ने त्यौहार से पहले बड़ा ऐलान किया है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए राजगीर और फिर पटना के बीच मंगलवार को एक नई स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। ये स्पेशल ट्रेन पटना और फिर राजगीर के बीच चलेगी। इससे इस रूट में यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ा फायदा होगा। आपको बता दें कि यात्रियों की सुविधा के लिए पहले भी रेलवे ने इस तरीके के फैसले लिए हैं, जहां यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए इस तरीके का कदम उठाती है। जब फिलहाल राजगीर से पटना के बीच अगले आदेश तक ये ट्रेन प्रतिदिन चलेगी। इस स्पेशल ट्रेन में द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी का 1 कोच, तृतीय वातानुकूलित श्रेणी के 3 कोच, शयनयान श्रेणी और फिर साधारण श्रेणी के 7 कोच होंगे। जहाँ ट्रेन का ठहराव केवल स्टेशन पर होगा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।